नमस्कार, 10 कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आज उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। रामपुर और आजमगढ़ में आज उपचुनाव चल रहा है और इन दोनों सीटों पर लगातार जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो वहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि वहां से बसपा के उम्मीदवार गुड्डू जमाली वो भी मैदान में है और इसीलिए आजमगढ़ का मुकाबला और भी ज़्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। वहीं पर रामपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में टक्कर देखने को मिल रही है। सुबह से मतदान चल रहा है आज दोनों ही लोकसभा सीटों पर और मतदान की जो प्रक्रिया है, हालांकि सुबह से जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी धीमी है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो लोग हैं वो भी मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। तो आखिर ये जो मतदान की प्रक्रिया है क्या कुछ कह रही है, ये भी इस पर जो है वो बात करेंगे और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानेंगे कि आखिर क्या रामपुर की जनता और आजमगढ़ की जनता का क्या मूड है, इस बार क्या कुछ होगा, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दुष्यंत जादौन जी, नेता बीजेपी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। विघा गौतम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बसपा के नेता है। और रुद्र प्रताप दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, और नावेद शिकोह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। दुष्यंत जी, आजमगढ़ में जिस तरह से मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है और जो आरोप है वो आप पर ही लग रहे हैं। आरोप यह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक पत्र लिखा है, कहा यह जा रहा है कि पुलिस जो है वो लोगों को उठा रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठा रही है। और दूसरी बात, आपने बसपा के साथ एक गठबंधन जो है ना वो कर लिया है समाजवादी पार्टी को हराने के लिए। ये तमाम आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, विपक्ष लगा रहा है। दुष्यंत जी जैसा आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी से लड़ रही है जी, और समाजवादी पार्टी को दिख रहा है कि वो चुनाव हारने जा रही है। तो ये इस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, क्योंकि जब चुनाव जीतने की कंडीशन में होता है तो ये लोग अपनी बढ़ाई करते हैं और जब हारने की बात आती है तो ये ईवीएम पर दोष देते हैं, कभी पुलिस प्रशासन पर दोष देते हैं। जिस तरह से इन्होंने पहले चुनावों में मतपेटियों को लूटपाट की, जिस तरह से ये चुनाव लड़ते आ रहे हैं, यही सोचते हैं कि इसी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि अब देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गलत काम हो नहीं सकता। हम संविधान को मानने वाले हैं लोग। दुष्यंत जी, 2014 में मैं जिस फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार 2014 में या लोकसभा चुनाव में 300 बूथों पर लूटपाट करी समाजवादी पार्टी के लोगों ने। तो ये न कहें कि किस तरह से लूटपाट की जाती है, हमने प्रत्यक्ष देखा है। मेरे दोनों हाथों पुलिस ने मार के तोड़ दिए थे उस चुनाव में 2014 में। तो मैं जानता हूं कि लूटपाट करने का जो इनको मौका मिलता है तो ये लूटपाट करते हैं। तो उसी चुनाव जिस दृष्टि से ये लड़ते हैं उसी की तरह ये बदनाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष और अच्छे से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीत के आएगी। नवीन दुबे जी से जवाब ले लेते हैं। नवीन दुबे जी कह रहे हैं कि जब आप चुनाव हार रहे होते हैं तो इसी तरह के आरोप जो है वो लगाते हैं। हालांकि आपकी पार्टी ने पत्र लिखा है और ये कहा है कि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो तमाम जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनको उठा रही है। शांतनु जी, ये स्पष्ट है, 151 में चालान काट के थाने से जमानत हो जाती है, सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से जमानत हो जाती है, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया है। कल की शाम की घटनाएं हैं। उसके बाद जब चुनाव आयोग को हम चिट्ठियां लिख रहे हैं, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इमीडिएटली वहां के एसएसपी से सवाल पूछना चाहिए कि किस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है। पार्टी सत्ताधारी दल को सपोर्ट किया जा रहा है प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा। निश्चित तौर पर ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और इस तरीके की चीजें जो है वो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं एक अभिशाप के रूप में सामने आती हैं। मैं समझता हूं चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता प्रमाणित करनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो कह रहे थे दुष्यंत जादौन जी के मतपेटियां लूटे, 2014 के चुनाव में तो ईवीएम हुआ करती थी, मतपेटियां बैलेट का चुनाव था नहीं वो। और आज भी जो चुनाव हो रहा है वो ईवीएम के जरिए हो रहा है, तो वहां कोई लूटपाट का तो विषय है नहीं। हाँ, बेशक आप लोगों ने जो लूटपाट की है, मैं बहुत उल्लेखनीय बात कह रहा हूँ। 2022 के विधानसभा चुनावों में जो आपने सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजन का वोट लिया है अधिकारियों के द्वारा, सरकारी मशीनरी के द्वारा,
वो जो बैलेट पर लिया गया वोट है उसमें धांधली हुई है। और बरेली की घटना है कि वहां कूड़े की नगर निगम की गाड़ी में बैलेट पेपर बरामद हुए थे। तो ये तो प्रमाणित है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है और उस तरीके से छल कपट से चुनाव जीतने की चेष्टा करती है। लेकिन रामपुर और आजमगढ़ की जनता पूरी तरीके से समाजवादी रंग में रची और बसी हुई है। इसलिए 100% आप नोट कर लीजिएगा कि अभी जब परिणाम आएंगे इन दोनों सीटों के, प्रचंड बहुमत से धर्मेंद्र यादव जी जीतेंगे आजमगढ़ में और हमारे असीम रजा साहब जीतेंगे रामपुर में, और अच्छी जीत होगी। जो अंतर पहले रहा है प्रतिशत में, लगभग वही रहेगा हार जीत का अंतर। निश्चित तौर पर उपचुनाव है, वोटिंग परसेंटेज कम होता है, लेकिन जो हार के अंतर का और जीत के अंतर का भाजपा का और हमारा परसेंटेज पिछले चुनाव में था वही रहे। ठीक है। और विद्या गौतम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या जी, देखिए तमाम आरोप जो है वो लग रहे हैं और आपने आजमगढ़ से जो अपना प्रत्याशी है वो तो उतारा है, लेकिन रामपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ से आखिर प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? क्या आपको आगे जो चुनाव आने वाला है उसकी तैयारी के लिए ही सही आप उतार लेती? बिल्कुल, मैं इसमें पहले भी प्रोग्राम्स में कह चुकी हूँ, पहले भी हम लोगों ने मीडिया को बताया है कि बीएसपी पार्टी जो है वो लगातार काफ़ी समय से उपचुनाव की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती थी, लेकिन पीछे इस बार अगर हमने उपचुनाव की तरफ ध्यान दिया है और हम लड़ा रहे हैं चुनाव, तो आजमगढ़ में इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा है क्योंकि हमको लग रहा है कि हमारी स्थिति वहाँ बहुत बेहतर है, मजबूत है और हम चुनाव जीतेंगे। और चुनाव परिणामों के लिए ही आजमगढ़ में चुनाव लड़ाया जा रहा है और शायद इसीलिए रामपुर को हमने ड्रॉप किया है। और रही बात इस वक्त की, जो उपचुनाव आजमगढ़ में चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जो गुड्डू जमाली जी हैं लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी उनकी जीत का सबसे निश्चित जो कारण हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए है, क्योंकि वो लोकल प्रत्याशी हैं और उन्होंने लगातार वहाँ पे काम किया है। और इससे भी कहीं ज़्यादा जो आजमगढ़ उपचुनाव में सबसे ज़्यादा मजबूत जो बात हमारे लिए होगी वो ये होगी कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक काम तो किया ही किया, लोकल छवि के व्यक्ति हैं और उससे कहीं ज़्यादा वहाँ की जो जनता है, जो बहुजन समाज पार्टी की जो कैडर, जो विचारधारा के लोग हैं, वो बहुत मजबूत स्थिति में है। इसके पहले भी हमारे पास विधानसभाएं रही। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपने जो प्रत्याशी उतारा है वो दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए उतारा है। आप भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मदद कर रही हैं। समाजवादी पार्टी का तो सदा से आरोप लगाने का काम रहा है और सब कभी कहते हैं कि हम बीजेपी की वोट कटवाए हैं, तो कभी कहते हैं हम बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। तो ये तो तरह तरह के अफवाहें उड़ाई जाती हैं चुनाव के दौरान, क्योंकि अपने प्रत्याशी को हर व्यक्ति मजबूत करने की बात करता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और गुड्डू जमाली को जो हमारी पार्टी चुनाव लड़ा रही, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाया जा रहा है और बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है इनके, समाजवादी पार्टी के। ठीक है, हमारे साथ नवेश शुको जी है। सर, आपने देखा सुबह से जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, जिस तरह से जो लोग हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। रामपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर जो लोगों में उत्साह है वो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, क्या वजह इसकी आपको नजर आती है? देखिए, ये पहली चीज तो ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, चाहे आजमगढ़ की बात हो चाहे रामपुर की बात हो। महत्वपूर्ण इसलिए है, वैसे तो कहा जाए तो इसका महत्व लोग ये कह सकते हैं, इससे सत्ता नहीं बननी है, किसी की सत्ता नहीं जानी है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक सैंपलिंग है और ऐसी महत्वपूर्ण सैंपलिंग है कि इस पे हम बात करना चाहेंगे। मेन चीज यह है कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उत्तर प्रदेश में है। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा की क्या स्थिति है, ये सबने देखी है, कोई बताया नहीं जा सकता कहां पर है बसपा और कहां पर है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। अब स्थिति क्या है कि जब समाजवादी पार्टी जैसे विधानसभा चुनाव में नजर आया, मैं उसकी बात कह रहा हूं, जो सब ने देखा, जब सब किसी को लगता है कि कोई पार्टी लड़ रही है, भाजपा को जो लोग हराना चाहते हैं वो पार्टी देखते हैं कि कौन ताकत से लड़ा है। विधानसभा चुनाव में यही हुआ। पहली बार मैंने देखा अपने 28 साल की पत्रकारिता में कि मुसलमान एकजुट ही नहीं हुआ, वोट प्रतिशत जो मुसलमान का होता था वो सुपर हो गया और वो सब समाजवादी पार्टी के दामन में आकर बैठ गए। यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो बना, इसमें ये तो हमेशा से रहता है लगभग, लेकिन इतनी एकजुटता कि मैंने अपनी आंखों से देखा कांग्रेस वगैरह के कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे। मुस्लिमों की बात कह रहा हूं मैं। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना, वो ये बना कि अकेली एक पार्टी है जो लड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी से,
और वहां पर मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन करीब 25% वोट तैयार हो गया। अब 25% बहुत होता है। अगर जैसे कि अभी चुनाव हुआ या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, उसमें अंदाजा ये लगाया गया कि अगर समाजवादी पार्टी की यही स्थिति रही कि मुसलमान एकजुट रहा, यादव उनके साथ में है, डबल अगर एंटी इनकम्बेंसी आ गई, डबल एंटी इनकम्बेंसी आ गई, तो मतलब मान के चलिए 35 पार का मतलब सब भारतीय जनता पार्टी को चुनौती, उसके सामने आके खड़ा हो जाना। तो ये जो एक पावर है समाजवादी पार्टी का, इसको चकनाचूर करने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। और बीजेपी की रणनीति बहुत बेहतरीन होती है, चुनावी रणनीति। और ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये आम बात है, इस पर भारतीय जनता पार्टी नजर रखे। वो ये कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो वोट बैंक एकजुट है उसको बिखराया जाए। और ये बिखराने की एक सैंपलिंग है। यहां पर कोशिश ये की जाएगी कि मुसलमान बिखरे, वो कुछ बसपा के दावन में चला जाए। एक चीज ध्रुवीकरण हो, रामपुर में जबरदस्त तरीके से जब ध्रुवीकरण होता है तो यादव भी सटक जाता है भारतीय जनता पार्टी के, खासतौर से लोकसभा चुनाव में। मैंने लोकसभा चुनाव में देखा वही यादव जिसके लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी है, जो एकजुट होकर हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट देता है उत्तर प्रदेश में, वो लोकसभा में मोदी जी के आकर्षण में चला जाता है। और ये कोशिश इन चुनाव में की जा रही है कि कहीं ना कहीं मुसलमान बिखरे। गुड्डू जमाली इसीलिए खड़े हैं। मुसलमान बसपा ये चाहती है कि फिर से एक बार मुसलमान उसके ऊपर विश्वास करे और यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के बजाय इस बार प्रयोग किया जाए दलित और मुस्लिम। क्योंकि जिस तरीके से सतीश चंद्र जी को एक कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं वो साइडलाइन है। और वो कॉम्बिनेशन जो सामाजिक समीकरण जो पुराना वाला था, उससे भी पुराना अब सिर्फ दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पे बहन जी काम कर रही है, या फिर वो बीजेपी की मदद कर रही है। दो ही चीजें हो सकती हैं। और ये चुनाव इस बात को साबित करेंगे कि क्या मुस्लिम वोट बिखरेगा, क्या ध्रुवीकरण तेज होगा, क्या मुसलमान बसपा के साथ जाएंगे। ये सारे समीकरण मतलब जैसे इस बात को बताएंगे कि आगे लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। ठीक है, रुद्र प्रताप दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रुद्र प्रताप दुबे जी, देखिए ये जिस तरह से जावेद साहब ने कहा कि जो यादव और मुस्लिम जो गठजोड़ है वो विधानसभा चुनावों में देखने को मिला, और एक कहा जाए कि एक मुस्लिम जो है वो एक तरफ से पूरा लामबंद हो गया समाजवादी पार्टी की तरफ, लेकिन उसका फायदा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में थोड़ा बहुत मिला, लेकिन सरकार बनाने में नाकाम रहे। क्या इसका ये लोकसभा चुनाव में इसका ये जो कहा जाए कि एक जो लामबंद था, पूरा जो वोट बैंक था, वो लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगा? और विधानसभा चुनाव से निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव और खासकर उपचुनाव वो अलग है, लेकिन ये जो गठजोड़ है क्या ये काम करेगा इस उपचुनाव में? जी निश्चित तौर पर शांतनु जी, जहाँ तक जाति की बात है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर कहा करते थे आप उत्तर प्रदेश के पूर्व में रहिए तो रोड की बात कीजिए, नल की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, लेकिन आप जब धीरे धीरे बढ़ेंगे पूर्वांचल के साइड में, पश्चिम से पूर्वांचल के साइड में, तब आप जातियों पे बात करना शुरू कर देंगे। और यही चुनावी गणित है। आप देखिए पूर्वांचल में हमेशा जातीय आधारित छोटे दलों की हमेशा पौध आगे आती रहती है, धर्म आधारित दलों की वहाँ पे पौध आगे आती रहती है। इस बार भी यही है। आजमगढ़ के आप चुनाव को उठाएं, पिछले 19 चुनाव में 13 बार यादव जीते हैं। अलग अलग पार्टियों से भले ही जीते हैं, लेकिन वो यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो एम वाइज फैक्टर तो है ही है। लेकिन इस बार शाह आलम साहब ने जबरदस्त चोट पहुंचाई है। बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। उलेमा काउंसिल ने खुले समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। तो अब आप और देखिएगा कि मुस्लिम वाला जो आपको एक बड़ा तबका जो माना जाता है परंपरागत वोटर है समाजवादी पार्टी को, इस बार चोट देते नजर आए। गुड्डू जमाली साहब वो हैं जो पिछली बार AIMIM से लड़कर 34,000 वोट पाए थे। 100 कैंडिडेट AIMIM ने खड़े किए थे, 99 की जमानत जब्त हुई थी, और गुड्डू साहब इतने वोट लेके आए थे। तो जाहिराना तौर पे उनके पास खुद के भी वोट हैं। 2 बार वो बहुजन समाज पार्टी से वहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं, और इस बार बेहद मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी की अगर आपको रणनीति को देखिए तो बहुत अच्छी रणनीति है। रामपुर में उसने चुनाव नहीं लड़ाया, और आप वहां पे चुनाव लड़ा रही जहां बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही। तो अगर आप उसे समाजवादी के वोट कटवा कहेंगे तो रामपुर तक जाते जाते उसके ऊपर ये आरोप भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर वो समाजवादी पार्टी की वोट कटवा होती तो वो रामपुर में भी लड़ रही होती। एक अच्छी रणनीति के साथ बहुजन समाज पार्टी उतरी है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में आइए, कांग्रेस, देश को 6 प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस के पास आज ये हालत है कि उम्मीदवार लड़ने लायक नहीं मिल रहे।
जीतने की तो बात छोड़ दीजिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा, लड़ने लायक उम्मीदवार नहीं पहुंच पा रहे, तो जो मुख्य विपक्षी दल होने का दावा करता है राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस, वो वहां कहां क्या पहुंच कारण गया लगता है है? आपको सर? जी, मुझे लगता है वो चिंतन शिविर वाली वो तमाम गतिविधियां कुछ जमीन पे नहीं उतर रही हैं। आप देखिए, कोविड में आपने सारे देखे चुनाव प्रचार भी आपको डिजिटलाइजेशन की ओर मुड़ गया, तमाम गाने आपको डिजिटल होते हुए दिखाई पड़े, चुनाव प्रचार सोशल मीडिया पे आ गया। लेकिन कांग्रेस एक अकेला ऐसा दल है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोशल मीडिया पे नहीं है, ना वो ट्विटर पे है, ना वो फेसबुक पे है, ना यूट्यूब पे है। आप आधुनिकता के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये नहीं है कि उसके 2 विधायक चुन के आए, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये है कि उसके 389 लोगों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस पार्टी को काम यहां पे करने की जरूरत, मुझे लगता है इस पे काम करने की जरूरत और है। महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की प्रियंका गांधी ने, लेकिन वो जो दांव था वो चला नहीं। असल में बात वही है कि महिला भी एक वोट बैंक हो सकती है, इसे भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा। 2014 के बाद से जिस तरह साइलेंट होकर महिलाओं की एक बड़ी तादाद होती, और भारतीय जनता पार्टी की उज्ज्वला योजना या तमाम मैं ऐसी योजनाओं को बता सकता हूं, उसमें आप शौचालय को भी शामिल कर सकते हैं। और आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए, आपकी जो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी ग्रेजुएशन तक बाहर तक घर के बाहर शौच जाने के लिए अभिशप्त थी। तो शौचालय योजनाओं ने भी महिलाओं को बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचा है। तो महिला भी एक कोर वोट बैंक बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी को जरूरत है मैनेजमेंट से ज्यादा रुकने की। यहां पे आपको किसी भी XYZ को जो चुनाव संचालन करते हैं उनको लाने के बजाय पहले कार्यकर्ता लाना पड़ेगा। नोएडा से लेकर गोरखपुर तक आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो अपनी गाड़ी में कांग्रेस का झंडा लगा पाए, बाकी चीजें बाद में संचालित होती हैं। शांतनु जी। जी जी बिल्कुल। और देखिए दुष्यंत यादव जी, जिस तरह से रुद्र प्रताप जी ने कहा कि जो आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प है, और ऐसे में आप जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो और भी ज़्यादा दावेदारी अब मजबूत हो गई है। विधानसभा चुनावों की अगर बात करें और लोकसभा 2019 चुनावों की अगर बात करें, तो इसमें जो वोट बैंक है वो वोट प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। आपका भी कम हुआ है और समाजवादी पार्टी का भी कम हुआ है। समाजवादी पार्टी का लगभग 2 लाख वोट जो है वो कम हुआ, और आपका 30,000 वोट कम हुआ। विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए लोकसभा चुनावों से कंपेयर करते, तो ये अगर गुड्डू जवाली जी अच्छी फाइट देते हैं तो निश्चित तौर पर आप तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपका प्रत्याशी जीत भी सकता है आजमगढ़ से। दुष्यंत जी जीतेंगे, क्योंकि हमारा जो मोदी जी का विकास मॉडल है और योगी जी का विकास मॉडल है, उसी पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव एक दिन भी आजमगढ़ घूमने नहीं गए, और जबकि निरहुआ जो हमारे प्रत्याशी हैं दिनेश लाल, वो वहाँ पूरे टाइम आजमगढ़ में बने रहे। तो मुझे लगता है कि हम मोदी जी के विकास के नाम पर, योगी जी के विकास के नाम पर, और निरहुआ जी की जो मेहनत आजमगढ़ में करी है उसके बिहाफ पे हम चुनाव जीतेंगे, और 100% जीतेंगे। जैसा रुद्र भाई साहब ने बताया कि महिलाएं जो आज भारतीय जनता पार्टी की एक ताकत बनी हुई, अब उन्होंने एक विषय और नहीं बताया कि सुरक्षा के नाम पर जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने दिया, योगी जी ने के सुरक्षा के जो माहौल दिया, उसके वजह से महिलाओं ने जो वोट दिया वो आजमगढ़ की जनता इस बार भी वोट करेगी, और निश्चित ही हम आजमगढ़ बहुत अच्छे ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। और रामपुर में भी हम 1991 में चुनाव जीते, 1998 में चुनाव जीते, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीती। इस बार रामपुर में भी हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जब आजम खान जी चुनाव से दूर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतती है। और इस बार भी आजम खान जी मुझे लगता है दूर हैं। तो नवीन जी बताइए, जवाब दीजिए सर, क्यों नहीं जा रहे अखिलेश जी? मैं जवाब देता हूँ शांतनु जी, एक बार दुष्यंत जी की बात खत्म हो जाए। आजमगढ़ में भी, यहाँ आजमगढ़ भी आए, रामपुर में भी मेहनत कर रहे लगातार हैं, वो लगातार फॉर्म पे मेहनत कर रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा जवाब एक्टिव दे है। रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए शांतनु जी, ऐसा होता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी के तहत काम किया जाता है। हमारी 10 की 10 विधानसभा सीटें आजमगढ़ जिले की जीती हुई हैं। हमारे विधायक वहां सक्षम है, एक अच्छा खासा हमारे पास वहां नेटवर्क है, और सबसे बड़ी चीज आजमगढ़ के अंदर समाजवादमय लहर आज भी कायम है। साथ के साथ इस लहर के अंदर और जो एक बढ़ोतरी हमें मिलने जा रही है, जिस तरीके की आधी अधूरी गड़बड़ सड़बड़ अग्निपथ योजना ये लेके आए, जो युवाओं के अंदर जो आक्रोश है, निश्चित तौर पर वो युवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है, और उसका लाभ सीधे तौर पर हमें आजमगढ़ रामपुर दोनों जगह मिल रहा है। तीसरी चीज,
गुड्डू जमाली जी को आपने बसपा से वहां लड़ रहे हैं चुनाव, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता की बहुजन समाज पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रही है अभी हाल में 2 महीने पहले, ये सर्वविदित है, सबको पता है, शून्य बटे सन्नाटा है। ऐसे में आजमगढ़ की जनता क्यों उनको वोट देगी? मुझे कोई एक कारण बसपा के प्रवक्ता समझा दें या जो राजनीतिक विश्लेषक हमारे बैठे हैं वो बता दें कि कौन सा ऐसा कारण है जो बसपा को वोट जाएगा। निश्चित तौर पर आजमगढ़ में बसपा एक वोट काटने वाली पार्टी की भूमिका में है। कारण क्या है कि यहाँ इस देश के अंदर शासन सरकार के अलावा ईडी और सीबीआई भी चलाती है। बहुजन समाज पार्टी जिस हताशा से और जिस निराशा में फंसी हुई है वो आज की तारीख में उस जाल के अंदर फंस चुकी है। जिस तरीके की चीजें 2007 से 2012 के बीच में मायावती जी की सरकार में की गई थी, आकंठ भ्रष्टाचार उस समय हुआ था, उसकी वजह से वो साइलेंट है और केवल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए एक वोट काटने वाली भूमिका में गुड्डू जमाली जी आजमगढ़ से लड़ रहे हैं। मैं इनकी जवाब बिल्कुल दूंगी सपा के नेता का, कि ये कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो वोट कटुआ पार्टी के रूप में है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, नहीं बिल्कुल मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो गुड्डू जमाली जी हैं, सबसे पहले भी हमारे जो पॉलिटिकल एनालिसिस जी हैं उन्होंने भी इस चीज को जिक्र किया कि उन्हें मुस्लिम समाज के उलमाओं का जो एक सबसे बड़ा मशहूर वो जो कहते हैं मतलब प्रसिद्ध प्रतिष्ठित जो एक संस्थान है उसका उनको एक समर्थन मिला। उसी के साथ साथ अभी हमारे जो एंकर साहब उन्होंने भी कहा स्टूडियो से कि गुड्डू जमाली ही एक ऐसा थे जिन्होंने पूरी जिस पार्टी से पिछला जो चुनाव लड़े थे सबसे ज्यादा उनको यहाँ पे मिला था। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि गुड्डू जमाली वहां के लोकल नेता हैं और वो वोट मांगने के लिए जनता के पास जाते हैं, कहते हैं मैं यहाँ का बेटा हूं, मुझे वोट चाहिए। लोकल वाला फर्क बहुत पड़ता। चौथी बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी वहां चुनाव लड़े थे और उसके बाद वहां से छोड़ के वो विधानसभा चुनाव लड़े। वहां की जनता को पता चल गया कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इस वजह से लोकल अपने गुड्डू जमाली जी को वो वोट करेंगे। पांचवी बात, आजमगढ़ उपचुनाव में सबसे जो बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास में बहुजन समाज पार्टी के पास वहां विधानसभा में विधायक भी रहे, हमारे मजबूत विधायक रहे, तो और सबसे बड़ी बात है कि कैडराइज विचारधारा के लोग वहां पे रहते हैं, तो हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। और गुड्डू जमाली जी का जो काम है, उनका जो कार्य क्षेत्र है, जो लोकल उनका सारा मूवमेंट है, वो वहां पे बहुत मजबूत स्थिति में। और बहुजन समाज पार्टी खाली झूठ और फरेब चुनाव नहीं लड़ती, वो संवैधानिक मुद्दों पे चुनाव लड़ती। हमें एक मिनट पहले मेरी बात को पूरा होने दीजिए प्लीज आप। उसके बाद जिस तरह से आपको देख रहे हैं भाजपा की अग्निपथ योजना आ रही है, नए नए ऐसे विधेयक आ रहे हैं, नए नए कानून, कभी किसानों को लेकर के मुद्दे आ रहे हैं, कभी अग्निपथ को लेकर के आ रहे हैं। तो जो कानून है जहां छात्र और युवा मांग नहीं रहे वहां जबरदस्ती आप दे रहे हैं, वो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने कोई बिल मांगा नहीं, आप जबरदस्ती दे रहे हैं उसके खिलाफ। तो इस तरह से जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है बहुत समझदार, बहुत लोकतांत्रिक, बहुत संवैधानिक है, इसलिए हमारा बहुजन समाज पार्टी का देखिए मांगने की बात तो ऐसी है, राशन भी किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन जरूरत तो है ना सभी को, तो जरूरत के हिसाब से ही योजनाएं सरकार को लानी पड़ती है। ठीक है, आपने जो कहा उसका जवाब लेंगे हम दुष्यंत जादौन जी से भी लेंगे और साथ साथ नवीन दुबे जी से भी लेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।